नमस्कार साथियों, मैं मयंक गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अब तक के व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं दो आधारों पर वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले किस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे वो देखिए सबसे पहली बात आती है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर, ठीक है। प्राण तत्व क्या होता है वो समझिए। यहां पर ये जो प्राण शब्द दिया है ये प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करता है। हम जब सांस लेते हैं तो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है और उसी वायु से ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और उसी वायु को ही यहाँ पर प्राण तत्व कहा जाता है। असल में ये जो वर्गीकरण किया जाता है इसमें हवा की शक्ति या श्वास बल के आधार पर वर्गीकरण है। अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कितना श्वास बल उसमें लगता है या कितनी हवा की शक्ति उसमें लगती है। तो इस आधार पर जो आपके व्यंजन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण अर्थात जहां श्वास बल कम लगे, ठीक। और महाप्राण वे वर्ण होते हैं जहां श्वास बल अधिक होता है, ठीक। समझ में आया आपके अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है? तो अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम श्वास की शक्ति का कम प्रयोग होता है या हवा की शक्ति का कम उपयोग होता है, और महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिसमें हवा की शक्ति का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। देख लेते हैं अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं और महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहली बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। उनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसको मैं एक अलग चार्ट के जरिए भी आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं सभी अंत्यस्थ व्यंजन। सभी अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था व्यंजनों के आधार पर। अब तीसरी बात कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखिए यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं वो समझिए। अगर भाषा विज्ञान की बात करी जाए तो भाषा विज्ञान के आधार पर स्वरों को यहां प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ वैयाकरण ऐसे भी हैं जो स्वरों को प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। अब आप समझिए, ये मैंने आपको यहाँ स्वर लिखा दिया, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि प्राण तत्व के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, तो मैंने ये लिखाया क्यों है वो समझिए। यानी कि स्वरों को अल्प प्राण माना तो जा सकता है लेकिन होते नहीं हैं, और ये यहाँ लिखाने का कारण भी है। जैसे मान के चलिए प्रश्न पूछ लिया आपसे कि निम्न में से, मेरे प्रश्न के द्वारा आप समझिए कि अल्पप्राण स्वर होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए ऑप्शन उसने आपसे पूछा आ, का, खा और शा, इनमें से अल्प प्राण बताइए। क्या बताइए? अल्प प्राण। तो अगर आप देखोगे तो ये महाप्राण है और ये भी महाप्राण है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा वर्ण है
हमारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन है, तो ये नहीं है, ये महाप्राण हो गया आपका। और ये जो शा है ये ऊष्म व्यंजन है, तो वो भी क्या होता है, महाप्राण होता है। अब बचे ये दोनों। यहां आपने पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो देखिए क वर्ग का पहला ही व्यंजन क्या है, क है, तो ये अल्प प्राण है। और सभी स्वर भी आप अल्प प्राण पढ़ के आए हो, तो फिर अब आप ऑप्शन लगाओगे तो लगाओगे कैसे, क्यों, क्योंकि अब तक आप क्या पढ़ते आए थे कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो अब क्या करोगे, और ये पेपर में आया हुआ है, राजस्थान परीक्षा एक हुई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस परीक्षा के अंतर्गत ये इसी प्रश्न इसी प्रकार पूछा गया था। तो अब आप बताइए तब आप क्या करेंगे, तब आपको याद आएगी हिंदी वाले गुरुजी की कि उन्होंने क्या पढ़ाया था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं लेकिन माने नहीं जाते। तो आप यहां पर इसको अल्प प्राण ना लगाकर आप क को लगाकर आएंगे। बात क्लियर हो रही है। अब इसी प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से और आ सकता है। जैसे इस तरीके से आ गया अ, ख, शा और शा। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में अल्प प्राण कौन सा है, तब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये महाप्राण है, ये भी महाप्राण है और ये भी महाप्राण है, तब हम इसको अल्प प्राण मानकर इस प्रश्न के उत्तर को हल कर देंगे। तो यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, सभी स्वरों को अल्प प्राण माना जाता है, तब तक माना जाता है जब तक ऑप्शन में इसके अलावा कोई अल्प प्राण ना दिया गया हो। बात क्लियर हो गई। चलिए, कहां गया डस्टर। हाँ जी, अब देखते हैं हम महाप्राण कौन कौन से होते हैं। देखिए, महाप्राण की बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। दूसरी बात, सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। बात यहां तक आपकी समझ में आ गई। सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने इनको संघर्षी बताया था। संघर्ष अर्थात इनके उच्चारण में क्या करना पड़ता है, वायु को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष जब होगा तो वायु की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, और यदि अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो वो व्यंजन क्या कहलाएंगे, महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। ये बात हमने बताया था। जहां वायु की शक्ति अधिक लगेगी वो महाप्राण है, जहां वायु की शक्ति कम लगेगी वो अल्प प्राण है। बात आपकी यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहां पर एक नोट करने वाली बात है, पहचानने के लिए पेपर में आप किस तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। तो देखिए, नोट कर लीजिए कि इनके उच्चारण में ह की ध्वनि सम्मिलित होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, एक वर्ग के मैं आधार पर आपको दिखा देता हूं। जैसे क की यदि बात करी जाए तो क को आप बोलोगे और फिर बोलिए आप ख, तो आप देखेंगे क बोलने में ह की ध्वनि नहीं आ रही, लेकिन ख बोलते ही उसमें एक ह की ध्वनि सम्मिलित हो जाती है। या आप इसको अंग्रेजी के रोमन लिपि में लिखकर देखिए, क को रोमन लिपि में कैसे लिखा जाता है, के, और ख को कैसे लिखा जाता है, के एच। तो आप इससे भी आराम से पहचान सकते हो कि जहां आपको ह दिखाई दे, अर्थात जिसका रोमन लिपि में लिखने पर एच आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका महाप्राण हो जाता है। लेकिन इसमें भी वो कहते हैं ना, मैं वैसे ट्रिक से नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि ट्रिकें फेल हो जाती हैं। अब इतनी बात तो किसी ने बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि देखिए एक सा है, इस सा को अगर हम रोमन लिपि में लिखेंगे तो केवल एस आएगा, इसमें एच नहीं आएगा। और एच नहीं आएगा तो क्या ये महाप्राण नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये संघर्षी है, इसलिए महाप्राण है। तो आप याद रखिएगा कि सा एक ऐसा महाप्राण व्यंजन है जिसमें एच नहीं आता है, और च एक ऐसा अल्प प्राण है जिसमें एच आता है। तो बस इन दोनों को याद रखिए। बात क्लियर हो गई। यहां तक संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। परीक्षा में आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे आधार पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, जो अगला हमारा है, जो अगला वर्गीकरण है हमारा, वो आधारित है स्वर तंत्रियों के आधार पर। किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, या कहा जाए घोष तत्व के आधार पर। किसके आधार पर, घोष तत्व। और इसको क्या बोलते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर भी इस वर्गीकरण का नामकरण है। जैसे परीक्षा में पूछ ले कि स्वर तंत्रियों के आधार पर
वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसी आधार पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस बात को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण किस प्रकार करते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा जो मुख है और एक नासिका है, ठीक, इस मुख से और इस नासिका से हमारे गले में से होती हुई हवा फेफड़ों में जाती है, ठीक है, फेफड़ों में जाती है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहां पर गले में आपने कंठ देखा है और कंठ के पास में ही एक आकृति होती है जिसे हम बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र, ठीक है। इस स्वर यंत्र के अंदर दो पर्दे जैसी आकृति होती हैं। कैसी आकृति होती है? पर्दे जैसी, जिनको बोला जाता है स्वर तंत्रियां। बात समझ में आ रही है? तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये स्वर तंत्रियां उसमें सहायता प्रदान करती हैं। बात समझ में आ रही है? और समझते हैं कि जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के दूर रहती हैं, कब रहती हैं? जब हम सांस लेते हैं। तो सबसे ज्यादा दूर ये स्वर तंत्रियां तब रहती हैं जब हम सांस लेते हैं, और सबसे ज्यादा नजदीक कब होती हैं वो समझिए। जब भी हम को अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है तो ये स्वर तंत्रियां क्या करती हैं कि आपस से चिपक जाती हैं एक दूसरे से और वायु को रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है, आपको अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। आप किसी भी चीज में दम लगाते हैं तो एक आवाज निकलती है। ये जो आवाज आपकी निकलती है, ये क्यों निकलती है? क्योंकि आपकी जो स्वर तंत्रियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं और वायु को रोक देती हैं। तो सबसे ज्यादा नजदीक कब होती हैं ये? जब हम अतिरिक्त शक्ति जुटाने के लिए इनको आपस में मिला देते हैं। ये इनका मूल कार्य था, किनका? स्वर तंत्रियों का। और इनका कृत्रिम कार्य हम लोग आजकल करने लगे हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाजों को निकालते हैं हम, ठीक है। तो बात समझ में आपके आ गई होगी कि स्वर तंत्रियों के द्वारा ही इनको वर्गीकृत किया गया है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं घोष क्या होता है, ठीक। देखिए, घोष जो होता है, अगर मैं कहूं तो घोष का अर्थ है कंपन, धमक या बेस, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, वही वाला बेस, ठीक है। इसको नाद भी कहा जाता। नाद, नाद नहीं है, भैंस वाली नाद नहीं, नाद, ठीक है। तो बात समझ में आई। घोष का अर्थ क्या है? कंपन, धमक, बेस या नाद, इसको बोला जाता है। बात आपकी समझ में आई। तो अब समझिए कि इसके आधार पर व्यंजनों को या वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस आधार पर समस्त वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले हैं घोष, या इन्हीं को सघोष कहा जाता है, और दूसरे हैं अघोष। बात समझ में आई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वर तंत्रियां सबसे दूर तब होती हैं जब हम सांस लेते हैं, और स्वर तंत्रियां सबसे नजदीक अर्थात एक दूसरे से जुड़ तब जाती हैं जब हमको अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त शक्ति जुटानी होती है। अब समझते हैं घोष सघोष का उच्चारण या अघोष का कैसे होता है। घोष तो आप समझ गए क्या होता है। तो देखिए कि घोष वर्णों के उच्चारण के समय या इन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के इतना निकट आ जाती हैं कि वायु जब इनके बीच से प्रवेश करती है तो वायु इनसे रगड़ खाती हुई निकलती है, जिससे इन स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझना है आपको, तो ऐसे समझिए, आपने पीपनी बजाई है, पत्ते की बनाकर पीपनी कितनों ने बजाई है आप में से? मेरे हिसाब से सभी ने बजाई है। तो जब हम पीपनी को बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि पीपनी में जैसे ही आप हवा डालते हैं या फूंकते हैं तो पीपनी वाइब्रेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि वायु को निकलने के लिए इतना स्थान नहीं मिलता कि वो आराम से निकल जाए। तो वायु वहां रगड़ खाती हुई निकल रही है, इसीलिए उसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो बात समझ में आई कि जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के इतने निकट आ जाएं कि वायु रगड़ खाती हुई निकले, और वायु के रगड़ खाने से क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इसी आधार पर इन वर्णों को क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। अब अघोष की बात करते हैं। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां एक दूसरे से इतनी दूर होती हैं कि वायु बिना घर्षण खाए निकल जाती है, अर्थात कंपन नहीं होता। तो बात समझिए कि जिनके उच्चारण में कंपन होता है वो घोष होते हैं, और जिनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है अर्थात
क्या बोलते हैं उसे, धमक नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और इस आकृति को अगर आप समझना है तो आपका जो स्वर तंत्रियां हैं वो पीपनी की तरह व्यवहार करती हैं। किसमें, घोषों के उच्चारण में। और आपने बांसुरी बजाई है, बांसुरी की तरह व्यवहार। अब आप बांसुरी में जब फूंक मारते हैं तो क्या बांसुरी वाइब्रेट करती है, नहीं करती ना। तो बस समझिए कि हमारी स्वर तंत्रियां जब बांसुरी की तरह व्यवहार करेंगी तो वे वर्ण अघोष होंगे, और जब पीपनी की तरह व्यवहार करेंगी तो वो सघोष होंगे। और एक बात और इसमें लिख दीजिए, ये संस्कृत में भी कई बार कहा गया है कि नाद से उच्चारित, किससे, नाद से उच्चारित कौन होते हैं, घोष से, और केवल श्वास से उच्चारित कौन होते हैं, अघोष होते हैं। बात यहां तक आपकी समझ में आ गई। प्रश्न पूछ भी लेता है, श्वास से उच्चारित कौन है, अघोष है, नाद से उच्चारित कौन है, सघोष है, प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। तो देखिए, सघोष की बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होता है, आपका सघोष होता है। दूसरी बात, सभी अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आपके सघोष होते हैं। तीसरा, ह को अगर देखा जाए तो वैसे तो महाप्राण है, लेकिन यहां पर ये किस में आता है, सघोष के अंतर्गत आता है या घोष के अंतर्गत आता है। और चौथा है सभी स्वर। ठीक है, यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब बात करते हैं अघोषों की। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जो बचे वही अघोष हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, और दूसरी बात करी जाए तो श, श और स। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई। ये अघोष होते हैं, ये सघोष होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वाइब्रेशन करवा के बाकायदा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझिए। अब आपको यदि देखा जाए तो अघोष कितने निकल के आए, केवल 13। कितने हैं, केवल 13 होते हैं अघोष। ठीक है, तो अब 13 की यदि बात करी जाए तो आप याद कर लीजिए इनको। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसके अलावा जो पूरी वर्णमाला में वर्ण है वो सभी क्या है, सघोष है। ये आपको सबसे ज्यादा काम में आएंगे जब आप संधि पढ़ेंगे। बात यहां तक क्लियर हो गई। अघोष सघोष आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब बात करते हैं इन अघोषों की और सघोषों के उच्चारण की। ठीक है, तो अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, आप YouTube पर भी देखा होगा और वैसे भी देखा होगा कि बुलवा के जबरदस्ती आपसे बुलवा के देखेंगे। मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता, आप व्यवहारिक तौर पर बोल के देखिएगा। अगर उच्चारण सही कर पा रहे हो तो देखिएगा, आप पता कर पाओगे। आप बोलिए का, आप बोलिए खा, आप बोलिए गा, तीनों बोल लिए, का, खा, गा। किसमें वाइब्रेशन हुआ, तीनों में ही हो रहा है, हो रहा है ना। क्यों हो रहा है वो समझिए। अगर मैं इस का की बात करूं तो यहां व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब यहां आप देख पा रहे हो कि का बोल रहे हो, असल में आप अंत तो आ से कर रहे हो, और आ क्या है, सघोष है, तो वाइब्रेशन तो होना ही होना है भाई। तो ऐसा हम वर्ण बोले जिसमें स्वर ना आए, उस पर देखते हैं इसका हम उच्चारण करके। ठीक है, तो देखिए, एक शब्द लिखा मैंने सत, एक लिखा सद। ठीक है, क बोलोगे तो इसमें आ का उच्चारण होगा, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता। कब हो सकता है व्यंजन का उच्चारण, जब स्वर की सहायता ली जाए। तो आप इसको बोलिए और इसको बोलिए, यहां पर आ का उच्चारण है ही नहीं। ठीक है, अब आप रखिए अपना हाथ इस तरीके से अपनी स्वर तंत्रियों पर। अब बोल के देखते हैं। आप बोलिए सत, क्या बोला आपने, सत बोला। अब बोलिए सद, 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 सत बोला। अब बोलिए सद। अब जब आप देखेंगे तो जब ता का उच्चारण हो रहा है तो आपके इन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा, तो इसीलिए ता आपका क्या है, अघोष है। और जब सद बोल रहे हैं तो आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, अर्थात वही पीपनी की तरह से। तो आपका जो दा है वो क्या है, आपका सघोष है। सभी स्वर तो भाई सघोष होते हैं। तो स्वरों को अगर हम किसी व्यंजन के ऊपर लगाकर देखेंगे तो वैसे भी नहीं होगा, आपका पता ही नहीं कर पाओगे सघोष कौन से अघोष कौन से है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूं एक चार्ट के माध्यम से।
ठीक है, मैं अभी चार्ट बनाता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा अघोष सघोष, और एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जो आपको कहीं किसी वीडियो में आज तक नहीं मिली होगी। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखते हैं अब एक चार्ट के माध्यम से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व सघोषों को। ठीक है, देखिए सभी स्वरों की बात करी जाए तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और साथ में सघोष होते हैं। देखिए सघोष कह लो या घोष कह लो, बात एक ही है। बात समझ में आ गई कि सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं और साथ में सघोष होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजनों में हमने पढ़ा था, पहले अल्प प्राण की बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वर्ग ये रहे आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। ठीक है, और दूसरा व चौथा महाप्राण होता है। तो दूसरे और चौथे में लिख लीजिए महाप्राण और यहां पर भी महाप्राण। ठीक है, अब बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपके सघोष होते हैं, लेकिन इसी के साथ हा भी आपका क्या होता है? सघोष होता है। बात क्लियर हो गई? और यार अलावा क्या होते हैं? सभी अंत्यस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सभी अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। यदि ऊष्म व्यंजन की चारों की बात करी जाए तो चारों के चारों क्या होते हैं आपके? महाप्राण। और ये केवल इन तीनों की बात करी जाए तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं, वो अघोष होते हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि यदि चारों को ले लिया जाए तो ये चारों के चारों महाप्राण हैं, लेकिन श श श को लेकर जाए तो ये क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। तो आप यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं उस बात की जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने शायद ही कहीं पढ़ी हो। तो देखिए हमारी वर्णमाला में या हमारी हिंदी भाषा में, वर्णमाला में नहीं, हमारी हिंदी भाषा में ये चार ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जिनमें से ये तीन ध्वनियां तो विशेष तौर पर प्रयोग होती हैं। देखिए कैसे आप लिखते हैं कन्हैया, ध्वनि प्रयोग होती है, और लिखते हैं तुम्हारा, और क्या लिखते हैं? कल्हड़ या कुछ और समझ लीजिए। तो आप ये समझिए ये है क्या? ये केवल ध्वनियां हैं। इनको लिखने के लिए हमारी हिंदी में कोई भी स्वतंत्र वर्ण नहीं है। केवल क्या ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं हिंदी भाषा की। और ये है क्या? असल में ये क्रमशः ये ना का, ये माँ का, ये ला का और ये रा का क्या है? महाप्राण रूप है। क्या है ये? महाप्राण रूप है। किसके? ना, मा, ला और रा के क्रमशः ये क्या है? महाप्राण रूप है। शायद ये आपने कहीं पढ़ा हो। याद रखिएगा कि ये जो वर्ण है इनको वर्ण नहीं कहा जा सकता, इनको ध्वनियां कहते हैं। इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में होता तो है, लेकिन इनको लिखने के लिए कोई स्वतंत्र वर्ण हिंदी में नहीं है। और ये अच्छी तरीके से आपको कहां प्रयोग होंगे? जब आप छंद पढ़ेंगे। छंदों में जब हम वर्णों की गणना करते हैं तब वहां पर ये बहुत काम में आते हैं। ठीक है, चलिए मेरे तो ये दोनों टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं। और मेरे को आपको एक विशेष बात भी बतानी थी। एक मेरे मित्र हैं, पढ़ाते भी हैं वो, और आपके लिए वो लेखपाल से संबंधित कुछ टॉपिक आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये चैनल मैंने केवल हिंदी के ज्ञान को प्रदान करने के लिए बनाया था, लेकिन मेरे मित्र जो है वो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आने वाले दिनों में लेखपाल की भर्ती आने वाली है,
और लेखपाल की भर्ती केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ज्यादातर प्रत्येक हिंदी भाषी राज्यों में आती है और वहां पर हिंदी मुख्य रूप से आती है और हिंदी के साथ साथ ग्रामीण प्रवेश और उस प्रदेश की स्पेशल जीएस भी आती है। तो हमारे जो मित्र हैं वो मुख्य रूप से जीएस के अध्यापक हैं और जीएस में भी वो स्पेशली उत्तर प्रदेश जीएस और कहा जाए तो ग्रामीण प्रवेश को आपको पढ़ाएंगे। आप उनके वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनसे पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत उनसे पढ़ता रहता हूँ, वो मुझसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करता हूँ। तो मैं आपको आज उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए सर, आइए। आ रहे हैं। इनका नाम वैसे तो अब ये खुद ही बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे इस एक कोविड-19 के एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट में। और अपने बारे में बहुत अधिक नहीं, मेरा नाम विपिन कुमार और बेसिकली कासगंज से ही हूं और ये हमारे बड़े भाई से भी ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। आगे जैसा ये कहेंगे आप लोगों के लिए वैसा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। शुक्रिया। चलिए ठीक है सर जी, अब जल्दी ही आपको, बहुत जल्दी ही लेखपाल से संबंधित, ग्रामीण प्रवेश तथा उत्तर प्रदेश जीएस से संबंधित जो प्रश्नावली होगी या बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से ये सर आपको पढ़ाएंगे। आपको उसके वीडियो मेरे ही चैनल पर आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी ही, हो सकता है 1 या 2 दिन में ही आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं चलता हूं और आप सभी से इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।